बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये आज हमारा ये आखिरी टॉपिक मैं बस सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, वी विल फाइंड आवर वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। इंशाअल्लाह। मैं अपनी जो स्लाइड्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जी। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने शेयर किए थे, ठीक है जी। मैंने उनका खुलासा कर दिया और कोशिश ये की है कि अगर कोई माइन्यूट रेपिटेशन है तो उसको मैंने आई हैव केप्ट इट एज इट इज़ सो दैट उसमें कोई अगर सटल डिफरेंसेस हैं तो वो कायम रहें। अच्छा जी, हमने बात ये की थी कि अबाउट द कॉन्शियंस, कॉन्शियंस के बारे में हम बात कर रहे थे और उस सिलसिले में जो पॉइंट्स आपने बयान किए कि अल्लाह ताला हमसे क्या, यानी व्हाट डज द क्रिएटर एक्सपेक्ट फ्रॉम अस बाय गिविंग अस द गिफ्ट ऑफ कॉन्शियंस, तो उसके हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ पॉइंट्स। नंबर 1 वाज लिसन टू इट्स वॉइस डिस्पाइट द पोटेंशियल सोशल और मटेरियल कॉस्ट्स। जब भी अखलाकी ज़िंदगी एक मसला बनती है ज़िंदगी में, आम तौर पर नेचुरल जो हमारी इंक्लिनेशन है वो यही होती है कि हम जो बात है वो सही कर देंगे, लेकिन जिधर अपना या अपने किसी करीबी दोस्त का, भाई का, रिश्तेदार का अगर कोई नुकसान है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम फिर उस वक्त हमारे लिए ये मुश्किल हो जाती है अपनी कॉन्शियंस की आवाज़ सुनना, क्या ठीक है क्या गलत है, उस वक्त हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो एक पॉइंट जो था विच वाज द फर्स्ट पॉइंट, वो ये था कि लिसन टू इट्स वॉइस, कॉन्शियंस की आवाज़ सुनी जाए डिस्पाइट द पोटेंशियल सोशल और मटेरियल कॉस्ट, जिसके नतीजे में अगरचे आपको सोशल या मटेरियल कॉस्ट देनी पड़े तब भी उसकी आवाज़ सुनी जाए। नंबर 2 ये कि उसी आवाज़ के तहत अपने एक्शंस को डिटर्मिन किया जाए। आपने क्या करना है, किस तरीके से कोई मामला करना है, आपका क्या एक्शन होना चाहिए ख़ास सिचुएशन में, इसमें उसकी आवाज़ से गाइडेंस लें। और नंबर 3 ये कि सेल्फ करेक्ट थ्रू कॉन्शियंस, वैल्यू द गिफ्ट ऑफ गिल्ट। हमारे अंदर जो ये गिल्ट पैदा होता है, कभी अगर गलत काम कर लें तो उसके नतीजे में जो गिल्ट पैदा होता है, ये कॉन्शियंस ही की आवाज़ होती है, उसी की ज़जर तौबीख होती है कि जिसकी वजह से हमारे लिए ये मुश्किल हो रहा होता है कि हम उससे छुटकारा पाएँ। तो अपने आप को सेल्फ करेक्ट थ्रू कॉन्शियंस, ये जो सेल्फ करेक्शन है हमारी, असल में गिल्ट की जो हिकमत है, गिल्ट का जो पर्पज़ है वो ये है। और अगर हम ये कर रहे हैं कि अपने आप को उसके मुताबिक, उसकी आवाज़ के मुताबिक अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो हासिल हो रहा है मकसद जो कि इसका है। और अगर खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हम उस मकसद से दूर जा रहे हैं। नंबर 4 ये कि डिलिबरेट ऑन द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस रेज्ड बाय कॉन्शियंस। हमारी जो ये कॉन्शियंस है, ये कुछ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस रेज करती है हमारे अंदर। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का मतलब पर्पस वाले क्वेश्चंस, हमारी ज़िंदगी किस मकसद से है, कि क्यों है ये। तो उसमें सबसे पहला सवाल, मैं चंद सवालात भी जो आपने जिक्र किया वो मैंने जमा कर दिए थे कि वाई इज़ देयर कॉन्शियंस, हमारे अंदर कॉन्शियंस क्यों है, ठीक है जी। अगर खालिक ने ये कॉन्शियंस दी है तो ये क्यों दी है, ठीक है जी। नंबर 2 ये कि वाई डू वी फील गिल्टी फॉर डूइंग रॉन्ग इवन व्हेन मोस्ट पीपल आर डूइंग इट। जब हम वो गलती करते हैं जो कि हमारे आसपास अक्सर लोग कर ही रहे होते हैं, तब भी हमें क्यों गिल्ट की फीलिंग होती है। और ये गिल्ट की फीलिंग जो है ये हमें काफ़ी तंग करती है, ख़ास तौर पे जब हम शुरू में ये काम करते हैं, आगाज़ में वो गलत काम करते हैं तो उस वक्त तो बहुत तंग करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नरम पड़ना शुरू हो जाती है, मुंतमिल होना शुरू हो जाती है, आवाज़ जो है वो मध्यम होना शुरू हो जाती है। अगला सवाल ये कि वाई डू वी डिज़ायर फेयरनेस व्हेन आउटकम्स आर अनसर्टन। दुनिया में जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, जो कुछ हमें दिख रहा है, इस सब के बावजूद, इस सब के बावस भी हम ये चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो जस्टिस और फेयरनेस से हों। इसकी क्या वजह है? ये क्या हमारी फितरत की आवाज़ है? ये क्या हमारी कॉन्शियंस है जो हमें बता रही है कि हमें ये मामला किस तरह करना चाहिए? विल गुड एंड ईवल ऑलवेज रिमेन अनडिस्टिंग्विश्ड। हम ये देखते हैं कि करने वाले, आवाज़ सुनने वाले भी कॉन्शियंस की और ना सुनने वाले भी,
वो इस दुनिया में एक एवरेज ज़िंदगी अगर देखा जाए तो एक जैसी ही गुजार लेते हैं, यानी बल्कि शायद जो ना सुनने वाले हैं वो शायद कुछ बेहतर ही गुजार लेते हैं। तो क्या ये जो, और आखिर दोनों का अंजाम दोनों का ये है कि दोनों एक ही मिट्टी में चले जाते हैं। यानी इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो ये अपेरेंटली लगता ये कि ये सब कुछ बस ऐसे ही बराबर हो जाता है। आप अच्छे रहें बुरे रहें, बहरहाल इट गोइंग टू एंड एज इन एन एट एन इक्वल लेवल सबके लिए। ये कुछ सवालात हैं जो कि हमारे दिल में पैदा होते हैं। फिर एक पॉइंट ये था कि बीइंग द चेंज वी विश टू सी इन अदर्स। ये वैसे तो गांधी की स्टेटमेंट है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन अदर्स, लेकिन ये बात की कॉन्शियंस भी हमें ये सिखाती है कि जो कुछ हम ये चाहते हैं कि दूसरे करें, हम अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करने की कोशिश करें, वो अमल हम खुद इख्तियार करें। Observing weaknesses in others should bring our focus back on ourselves. जब भी आपको किसी की दूसरे की वीकनेस जो है वो तंग करे या ये महसूस करें आप कि ये बहुत गलत काम हो रहा है, तो वापस फोकस अपने ऊपर आए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और अगर कर रहा हूँ तो मुझे अभी मौका मिला हुआ है अपनी इस्लाह का, मुझे कर लेनी चाहिए जल्द, इससे पहले कि मौका ख़त्म हो जाए। और आखिरी पॉइंट ये कि नेवर लेट द कॉन्शियंस फॉल साइलेंट। इस जगह तक कभी ना पहुँचें या पहुँचने दें अपनी कॉन्शियंस को कि वो साइलेंट हो जाए। और ये कैसे अवॉइड किया जाता है कि अगर उसकी आवाज़ को सुना जाए, आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो उसकी आवाज़ और स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर उसकी आवाज़ को सुनना अवॉइड करते हैं या उसको चुप करा देते हैं या वो करते हैं जो आपके फ़ायदे में है, और अगरचे आपकी कॉन्शियंस दूसरी तरफ पुकार भी रही हो, तो उस सूरत में कॉन्शियंस की आवाज़ जो है वो मध्यम पड़ना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो खामोशी हो जाती है। ये वो पॉइंट्स थे जो हमने हमारे पार्टिसिपेंट्स ने डिस्कस किए थे जी लास्ट टाइम। यहाँ से आगे जो बात हो रही है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने पीछे बात की सारी, इसको फिर से अपनी नज़र में ले आएँ। हमने बात का आगाज़ यहाँ से किया था कि ये खालिक की जो पहचान है, हम उसकी जो मखलूक हमारे सामने है, हम उसके ज़रिए से उसको अगर पहचानने की कोशिश करें तो चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बिल्कुल विदाउट एनी हिंड्रेंस उस पर फोकस जाता है। नंबर एक ये कि जो इनॉर्मिटी है इस पूरी कायनात की, उसको अगर देखें कितनी बड़ी कायनात उसने बना दी। कहते हैं कि कुछ अरसा पहले तक, जब तक ये जो वेब क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप का जब तक मामला नहीं हुआ था, तो उस वक्त तक लोगों का ख्याल ये था कि तकरीबन 2 अरब यूनिवर्सेस हैं, और अब ये मालूम होता है कि 2 खरब से भी ज़्यादा है। यानी जिधर तक हम पहुंच सके हैं, जिधर तक हम ऑब्ज़र्व कर सके हैं, उसमें ही अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज़, यूनिवर्सेस नहीं सॉरी गैलेक्सीज़ 2 ट्रिलियन है, जबकि हर गैलेक्सी में यूँ समझ लीजिए कि हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसमें तकरीबन 100 से लेकर 400 अरब स्टार्स हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर जो ये सोलर सिस्टम का जो सन है, ये एक स्टार है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कायनात है। हम इस कायनात को देखते हैं और फिर इसके अंदर मौजूद ये जो अरबों और खरबों किस्म के जो कुर्रे हैं, ये चलते फिरते हम देख रहे हैं, और ये किस बैलेंस से चल रहे हैं। यानी ऐसा कोई कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट नहीं हो रहा, सब ठीक चल रहा है। हम इससे अपने खालिक की क्या पहचान हमारे अंदर पैदा होती है, क्या ये पता चलता है कि वो एक बैलेंस रखने वाला, एक विजडम रखने वाला एक डिज़ाइनर है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि हम इस जगह पर अगर हम अपनी कुर्रे को देखें, इस कुर्रे अर्ज़ को देखें, तो इस ऐसी मखसूस जगह पर वो ला के खड़ा हो गया कि जिधर उसके अंदर ज़िंदगी पैदा होने का चांसेस पैदा हो गए। वो ज़िंदगी सस्टेन भी कर रहा है, ज़िंदगी को जनरेट भी कर रहा है। ये इसकी दूसरी सूच। फिर ये कि इस कुर्रे के ऊपर जो लाइफ फॉर्म्स हैं, उनका जब हम अंदाज़ा लगाने लगते हैं तो ये बात कि ये ट्रिलियंस में चली जाती हैं, और अभी तक हम वी आर स्टिल नॉट येट फुली कवर्ड। हम ऐसा नहीं कह सकते आज भी कि हमने अब सारी लाइफ फॉर्म्स दरियाफ्त कर ली हैं। इसी दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि जिधर तक हम इंसान आज तक ना पहुंच सके, ना उधर से हम उनका इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये वो लाइफ फॉर्म्स हैं कि जो अगर देखा जाए तो जो मिल के सारी इस दुनिया, इस कुर्रे के ऊपर ज़िंदगी को सपोर्ट कर रही हैं।
यानी ये लाइफ फॉर्म्स खुद ज़िंदा भी हैं और इन्हीं के ज़रिए से ज़िंदगी सपोर्ट भी हो रही है। और ये सब कुछ जो है, इसका जो यूँ समझ लें कि जो एपिटमी है इस पूरी ज़िंदगी की, वो हम बहैसियत इंसान जब देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इंसान ही है। यानी ये दुनिया के अंदर ये सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स ज़िंदगी को सपोर्ट कर रही हैं और वो किसी न किसी पहलू से इकोलॉजी को या फूड चेन को या किसी और पहलू से इस दुनिया को रहने के काबिल बना रही हैं। और अल्टीमेटली एक स्पीशीज़ ऐसी है कि जो सिर्फ बेनिफिशियरी है और वो ये इंसान है। और इस इंसान को अल्लाह ताला ने 7 ऐसे यूनिक पोटेंशियल्स दिए कि जिनको वो जब इस्तेमाल करता है तो अपनी अपनी पोटेंशियल के लिहाज से आगे बढ़ सकता है और बहुत बेहतर हो सकता है। हम अपनी फिज़िकली, हम अपनी साइट में, हम अपनी साउंड में, अपनी हियरिंग में बहुत सारे जानदारों से बहुत कम है। लेकिन ये वो 7 यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल जिसका हमने ज़िक्र किया था, ये वो हैं कि जो हमें इन सब से बरतर बना देते हैं और हम इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाने के काबिल हो जाते हैं। ये कायनात है जो हमारे सामने है, ये मखलूक है जो हमारे सामने है। यानी ये वो सिस्टम है जिसके नतीजे में हम ये कहने पे मजबूर हैं, यानी हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, हम आस-पास की ज़िंदगियों को देखते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो अपने एक सिस्टम में बंधी हुई हैं और वो उसका काम करते चले जा रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एक बनी हुई मशीन काम कर रही होती है, आपको वैसे ही दिख रही है वो। और ये पूरी कायनात भी और इसके अंदर मौजूद ये ज़िंदगी के एलिमेंट्स भी, ये सारे इसी तरह काम कर रहे हैं। तो इससे जब हम अगर खालिक को पहचानने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर है कि कुछ कुछ क्वालिटीज़ हमारे सामने बिल्कुल नुमायाँ हो जाती हैं जी। यानी एक ये कि अगर आप इस कायनात की बड़ाई पर, इसके अंदर मौजूद लाइफ फॉर्म्स के ऊपर गौर करें तो मालूम ही होता है कि वो एक ऑल पावरफुल हस्ती है जिसकी जिसकी यानी हमारे लिए अनफेथमेबल पावर है उसके अंदर। यानी इतनी पावर कि हम उसकी मखलूक का भी अभी तक इहाता नहीं कर सके कि वो किस हद तक गई हुई है और कितनी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ हमें ये मालूम होती है कि वो इस सब कुछ को कंट्रोल किए हुए और इस तरह से कंट्रोल किए हुए कि वो उसको हिलने नहीं दे रहा है, कैसे सिस्टम में बांध दिया उसने। वो एक ऑल नोइंग हस्ती भी है। तीसरी चीज़ मालूम ये होती है कि वो एक बड़ी वाइज हस्ती भी है, उसके अंदर बड़ी विजडम है। वो अगर एक स्पीशीज़ बनाता है तो उसका मकसद है कि जिसकी वजह से वो बन रहा है, वो उसकी एक यूटिलिटी है इस पूरी की पूरी लाइफ जनरेशन में, वो एक काम कर रही है। ठीक है जी, वो पर्पसलेसली उसने कोई काम नहीं किया हुआ। तीसरी चीज़ जो है, चौथी चीज़ जो है वो ये कि वो बेपनाह मर्सी है, इसके अंदर प्रोविडेंस शामिल है, इसके हर जानदार जो मौजूद है उसके लिए जीने का इंतज़ाम मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मुझे प्यास लगती है और पानी मौजूद नहीं है, बल्कि जो कुछ मेरी ज़रूरत है उसको पूरा करने वाला भी वो है और वो नेचर ही पूरा कर रही है उसको। और अगर इस पूरे कायनात का बैलेंस देखते हैं तो ये भी मालूम होता है कि वो फेयर और जस्ट है। यानी वो एक बैलेंस रखने वाला, बैलेंस को पसंद करने वाला है और वो इस बैलेंस को मेंटेन किए हुए है। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो सामने आती हैं जी। नंबर 1 ये कि वो ऑलमाइटी है, ऑल पावरफुल है। नंबर 2 ये कि वो ऑल नोइंग है, ही इज़ ओमनिशेंट। नंबर 3 ये कि वो ऑल वाइज है। नंबर 4 ये कि वो मर्सीफुल है। और नंबर 5 ये कि वो जस्ट है। मैं ये इधर आज के लिए इस गुफ्तगू को रोक रहा हूँ और मेरी आपसे एक रिफ्लेक्शन की दरख्वास्त है जी। आई वुड लाइक यू टू यूज़ दीज 45 मिनट्स जो अब हमारे पास हैं उनको भी, और फिर उसके बाद अगले सेशन को भी। मैं ये चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि उन मौक़ों को अपनी ज़िंदगी में, यानी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट्स टुडे, वी आर टॉकिंग अबाउट अस, हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं उनके अंदर बहुत सारे मौके ऐसे आए कि जिस वक्त हमें ये अपनी इस पूरी खूबसूरत ज़िंदगी, एक शानदार रहमत जो हमारे ऊपर है कि हमें ज़िंदा रखा गया है, हमारे लिए इंतज़ाम किया गया है, हमारे लिए ये सारी स्पीशीज़ खिदमत में लगी हुई हैं, हमारे लिए ये सारे कुर्रे खिदमत में एक तरह से लगे हुए हैं, विच वी डू नॉट इवन नो एज़ येट कि वो क्या क्या उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं जब हमारे सामने आ गई तो अब हमारे सामने कभी कभी ज़िंदगी में, बल्कि अक्सर औकात ज़िंदगी में ये सवाल पैदा हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। यानी ये बात
आप किसी को देख के ये सवाल पैदा हो जाता है, कभी अपने ऊपर सवाल पैदा हो जाता है। यानी ये वो सवालात हैं कि जो आपके एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जिनको आप कहेंगे, यानी व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है। आप कभी ज़िंदगी में डिस्कम्फर्ट महसूस किया आपने, अगर आपने ज़िंदगी में नॉट फिजिकल डिस्कम्फर्ट बल्कि फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी, एनीथिंग दैट यू थिंक कि जो जिस चीज़ के नतीजे में आपको कुछ सवालात पैदा हो गए कि वो खालिक जो है जिसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि वो हर चीज़ को कंट्रोल किए हुए है, हर चीज़ को संभाले हुए है, बड़ा मेहरबान है, बड़ी रहमत वाला है, वो मेरे साथ ये मामला अगर कर रहा है, उसने अगर मेरे साथ ये मामला किया है तो वो ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वाई इज़ ही पुटिंग मी थ्रू दिस ट्रबल फॉर इंस्टेंस। अगर ये सवाल पैदा हुए हैं तो आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट सम इंस्टेंसेस इन योर लाइफ जिनके नतीजे में आपके दिल में ये सवाल पैदा हो गया कि ये किस किस्म का खालिक है, या ये क्या क्यों हो रहा है, ये व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। वंस यू टेक अप दोज क्वेश्चंस, एंड दीज आर द क्वेश्चंस जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि जब आप ये सब कुछ जानते हैं, आप बैकग्राउंड में ये रखना है, आपने बैकग्राउंड में ये चीज़ रखनी है कि हम इस पूरी कायनात को जब देखते हैं, इसके अपने आसपास ज़िंदगी का फैलाव देखते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि ये क्वालिटीज़ हैं खालिक की। लेकिन अब इन क्वालिटीज़ के ऊपर जब ज़िंदगी को हम एक्सपीरियंस करते हैं, व्हेन वी एक्सपीरियंस लाइफ, तो इन क्वालिटीज़ के ऊपर कुछ सवालात पैदा हो जाते हैं। वो सवालात हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि आपने इस पे गौर भी करना है, और अभी भी अगर कुछ ज़हन में आते हैं तो ज़रूर बयान कीजिए। मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि आई हैव बीन काउंसलिंग पीपल इंडिविजुअली फॉर सम टाइम, और एक गुजारिश जो मैं आपसे करूं, अगर मैं उसको जनरलाइज करूं, कि ये जो काउंसलिंग का जो काम है सारा, चाहे वो मैरिज काउंसलिंग है, चाहे वो इंडिविजुअल की काउंसलिंग है, जो भी काम हम कर रहे हैं या मैं करता हूं, उसमें एक चीज़ बार बार नुमायाँ होती है, वो ये कि ये वो सवालात हैं जिनकी वजह से इंसान को ये बेचैनियाँ लाहक हो जाती हैं, जिसको हम एंग्जाइटी, जिसको हम डिप्रेशन, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी वाई इज़ इट दैट वी गेट इनटू ऑल दिस, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग एज वी आर एक्सपेक्टिंग। वो क्या सवालात हैं, आपके ज़हन में भी होंगे यकीनन, और पैदा भी हुए होंगे, अपना जवाब भी दिया होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट आंसर्स यू गेव, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस। उनको अगर आप कैटेगराइज करें तो वो क्या क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको उसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। देखिए, एक सवाल ज़िंदगी में ये पैदा हो जाना चाहिए कि अगर ये कॉन्शियंस की आवाज़ मौजूद है तो फिर इसके लिहाज से मामला क्यों नहीं हो रहा। यानी ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं जब सच बोलूं तो उसका मुझे फ़ायदा हो, और जब झूठ बोलूं तो नुकसान हो। ये सवाल पैदा हो जाना चाहिए। ठीक है जी। ये जो एस्पेक्ट है, इसी तरह से और भी बहुत सारे, आपको ज़िंदगी में किन किन चीज़ों से स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, ये चीज़ें, ये जो फीलिंग्स पैदा होती हैं, ये किन किन वाक़यात से होती हैं, जब आप इन पे गौर करेंगे तो आपके सामने ही आ जाएगा। मैं अपनी बात को इधर रोक लेता हूँ जी, मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम ले लिया। तो लेट्स स्टार्ट इफ़ वी हैव anybody who would like to start the discussion. Otherwise, if you're not ready for it yet, तो फिर हम अब सवाल जवाब कर लेते हैं, और अगले सेशन में आप इसके ऊपर थोड़े तैयार हो के आइए, या अगर इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर कि मैं ये क्या आपको रिफ्लेक्शन करने को कह रहा हूँ, तो उस पर कोई सवाल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम जी। जी, अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए। सर, ये तो अभी आपने एक डायरेक्शन थोड़ी सी क्लियर करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में हमें एक नई डायरेक्शन दे दी है। मगर आप मुझे प्लीज गाइड कीजिएगा। मैंने 3 टॉपिक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। एक तो ये क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, मगर अभी जो आप बता रहे हैं वो उनसे डिफरेंट है। वो थोड़े जनरल क्वेश्चंस मैंने लिखे थे क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी बात की थी क्वेश्चंस की। एक ये है, और एक डिस्टॉर्टेड कॉन्शियंस के बारे में हमने लास्ट टाइम जो कंक्लूड कर रहे थे तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और एक ज़मीर के ऊपर भी आपने लास्ट टाइम कमेंट किया था कि अगर कुछ कम एंट्रीज थी, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो अ, उसके बारे में भी मैंने कुछ लिखा है। मुझे आप प्लीज गाइड कर दें कि इसमें से किसी एक के ऊपर बात कर लूं, या ये तीनों चीजें आपका ऊपर सेशन है बात जी, हो आप जाए। जो मर्जी बात करने। ये मैंने तो एक रिफ्लेक्शन के लिए जो कहा है, ये आपने अगली दफ़ा, अगर अभी इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, तो अगली दफ़ा ज़रूर तैयार करके आइए।
बिकॉज दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम। ये वो सवालात हैं, ज़हन में रखिएगा व्हाट आई हैव जस्ट सेड, ये वो सवालात हैं जो मैं कहता हूं कि मज़हब जिनका जवाब देता है। ठीक है जी, अगर आप उन सवालात को डिटर्मिन कर लेंगे तो असल में फिर मज़हब का जवाब समझ में आएगा। इसके बगैर मज़हब बड़ी अच्छी चीज़ है, आई मीन एक ट्रेडिशन भी है हमारी, एक नॉर्म भी है, लेकिन उसकी वो जो यूटिलिटी है ना, जो दिल को, जिसको जो दिल के इत्मीनान का बायस बन जाए, वो असल में इन सवालात के जवाब से बनती है प्राइमरीली। जी आप फरमाइए। जी, वो वाला क्वेश्चन का तो वो चलें उससे ही स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे ज़हन में आप जो बात करते हो चीज़ जो आ रही थी, अगर मैं अभी की ही उस पर रहूँ तो वो फ्रैंकली वो जवाब तो जब से मतलब समझ में आई है, जवाब हमेशा पता था, वो रिलीजन से ही आया जो आप ऑलरेडी कह रहे हैं। और जवाब देते रहे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जवाब को छोड़ें, तो वो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 2 एग्जाम्पल है मेरी लाइफ में। एक मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है एंड ही इज नाउ 10 इयर्स ओल्ड। तो ज़ाहिर है वो उसकी जो ऑटिज़्म की फ़ॉर्म्स हैं, वो ये हैं कि वो बात नहीं कर सकता है और उसकी बहुत से चैलेंजेज़ हैं जो कि नॉर्मल बच्चे जो हम देखते हैं इर्द-गिर्द, मेरी अपनी बेटी भी है, उससे बिल्कुल फ़र्क हैं। तो वो जब हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं, अब फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जवाब है, लेकिन मैं सिर्फ़ वो सवाल आपको बता रहा हूँ कि वो क्या रेज़ होते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैलेंज ये आता है कि मैं और मेरी वाइफ़ एक-दूसरे से बात नहीं, उसकी एक एक इश्यू ये है कि वो हम दोनों को एक-दूसरे से बात नहीं करने देता और हम फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते हैं। सो ये एवरी मिनट हमारा एक चैलेंज है, एवरी मिनट हमें उसको मैनेज करना होता है। तो सवाल तो होता है कि जब सारी मखलूक इर्द-गिर्द जो है वो बच्चे बिल्कुल और तरह से बिहेव कर रहे हैं और हम ये क्यों इस चैलेंज से गुज़र रहे हैं? राइट, तो हम इस चैलेंज में क्यों हैं? तो ये रेज़ होता है क्वेश्चन। एब्सोल्युटली, यही वो रे क्वेश्चन है जो बेसिकली आप चाह रहे हैं कि अभी हम डिस्कस करें। राइट, राइट। यानी व्हाट व्हाट हैपेंस, अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लें। ठीक है, व्हाई आर चिल्ड्रन बॉर्न विद बिग और स्मॉल, यू नो, एबनॉर्मेलिटीज, जिसको आप एबनॉर्मेलिटी से मेरी मुराद वो एबनॉर्मेलिटी है कि जो नॉर्मल सी जिसको हम कहते हैं, जिसको हमने नॉर्मल समझा हुआ है, उससे हटके है। ठीक है ना, यानी व्हेन वी लुक एट ourselves, तो so many things had to be in place for us to be normal, जिसको आप कहते हैं, so many things। ठीक है, जी, जी। लेकिन एक ज़रा सा बैलेंस गड़बड़ होता है और ये पैदा हो जाता है। यानी एक तो सवाल एक इसमें इशू जनरल है और एक इसमें इशू पर्सनल है, यानी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना, या मेरे घर में ये क्यों हो रहा है। और एक इशू ये कि अगर इतना वाइज क्रिएटर है, इतनी बड़ी कायनात बना दी है, इतनी शानदार कायनात बना दी है, ऐसी लाइफ फॉर्म बना दी है, हर लाइफ फॉर्म के लिए ज़िंदगी को सस्टेन करने का इंतज़ाम कर दिया है, तो फिर ये इस तरह की गलतियां, इस तरह की इम्परफेक्शन क्यों है? ये सवाल जी, पैदा होना चाहिए मैंने ना। वो एग्ज़ैक्टली ये मैंने इसके ऊपर एक जनरल सवाल लिखा था रात को। वो राइट, मैं यही समझना चाह रहा था कि आप पर्सनल ले रहे हैं कि जनरल, तो वो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। दोनों दोनों। अगर हाँ, अच्छा दोनों हैं, ओके, ओके। तो वो जनरल को मैं पढ़ता हूँ, वो जो मैं रात को लिखा था, अगर इंसान को सलाहियतें दी गईं, तो हर इंसान में इसका इदराक और इसका मयार मुख्तलिफ क्यों है? राइट, हत्ता कि और ये हत्ता जो कि सवाल है, ये देखिए, इसको इसको अगर आप जनरल करें तो वो सवाल ये बनेगा कि इंसानों में सलाहियतों की तफरीक की हमने 7 यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल्स डिस्कस किए, बट ये जो यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल्स हैं, ये हर इंसान में अपनी अपने लेवल पे यूनिक भी हैं। एग्ज़ैक्टली, ठीक है ना जी, एग्ज़ैक्टली। यानी वो जो सलाहियतें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सलाहियतों को डेवलप करने के मौके हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब के लिए डिफरेंट है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, ऐसा ही, बिल्कुल। तो ये दिस इज़ अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जी, कि हमारे लिए मौके और अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी, मौके और अपॉर्चुनिटीज़ तो एक ही हो गया, यानी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पोटेंशियल्स, हमारी एबिलिटीज़, ये इनमें डिफरेंसेस क्यों हैं? व्हाई आर वी डिफरेंट? जी, ठीक है, जबकि हम सब एक ही ज़िंदगी, एक ही खालिक की अगर मखलूक हैं, तो हमको एक जैसा क्यों नहीं बना दिया? राइट।
ठीक है अच्छा, इसी अब तरह एक और क्वेश्चन मैंने देयर लिखा बी था मेनी कि सच क्वेश्चंस जी आई एम सो सॉरी जी, प्लीज गो अहेड नो प्रॉब्लम। ये कैसे मुमकिन है कि एक खालिक इतनी इंटेलिजेंट मखलूक तख्लीक करे और उसको इस इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की गाइडलाइंस ना दे? राइट ये क्वेश्चन था। और ये लास्ट क्वेश्चन तो लास्ट सेशन में डिस्कशन भी हुई थी, मैं उसको अपने अल्फाज में लिखा था। अगर ये खालिक ने इंसान को ज़मीर दिया है, तो क्या ये सिर्फ दुनिया संवारने के लिए दिया गया है? शायद इससे दुनिया की तवालत या हमेशगी मकसूद हो। शायद, अब ये मैं उसमें एक एडिशन कर दिया। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने जो आइडेंटिफाई करके लिखे थे। राइट राइट यानी दीज हैव टू बी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जैसे वो सवाल है ना आपका वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला जो सवाल है ठीक है ये जो बात है कि कॉन्शियंस को दिया है तो कॉन्शियंस क्यों दी है हमने इस पे डिटर्मिन किया कि खालिक हमसे क्या तकाजा करता है क्यों करता है ये तकाजा ठीक है अभी यानी हम वो जो सिर्फ क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं ना, अभी आंसर्स तो नहीं हम राइट उस राइट पर राइट डिस्कशन कर एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल। यानी हम अभी प्रॉब्ली नॉट इवन आंसर दीज क्वेश्चंस हम उसको समझें स्कीम को समझें देखिए मैंने गुजारिश ही की थी कि अपनी ज़ात का इदराक अपने खालिक का इदराक और इस ताल्लुक का इदराक ठीक है ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ताल्लुक बनाने में कि जो मेरा मेरे खालिक के साथ बनता है यानी ये है जो इसका कॉन्टेक्स्ट था जो पीछे हमने कुछ महीने डिस्कशन में लगाए हैं इसमें जो बेसिक थ्रेड है डिस्कशन की वो ये है कि अब हम जिस वक्त ये चाहते हैं कि अपने खालिक को पहचाने मार्फत रब जो है वो असल में किधर से पैदा होती है कि मखलूक के ज़रिए से सबसे पहले अक्लन समझें खुदा को देखिए मैंने गुजारिश की है आपसे ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और भी सेशन में बता चुका हूँ कि मेरे नज़दीक खालिक तक पहुँचना असल में मज़हब नहीं है मज़हब इससे आगे शुरू होता है मज़हब से पहले इससे पहले ही इंसान ये पहुँच जाता है उसकी ये एक अलग चीज़ है कि हम मजहबी लिहाज से अगर देख रहे हैं तो फिर तो एक और चीज़ है ना वरना ये बात कि अक्लन भी वो इस जगह पे मजबूर है एक तरह से कि खालिक तो समझ में आता है आपको जब कुरान मजीद भी ये बताता है कि इस खालिक को पहचानो तो असल में क्या किस तरह बताता है इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाते ना आसमान को देखो ज़मीन को देखो पानी को देखो बारिश को देखो इधर से पानी उठता है ऊपर जाता है बरसता है तुम्हारे लिए फसलें उगाता है ये वो चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं इसका मतलब ये है कि कुरान भी यही कह रहा है कि ये तो अकली चीज़ें हैं इनसे इनराफ कैसे कर सकते हो ठीक है जी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो अगले सवालात हैं यानी आप असल में इस जगह पे नहीं खड़े हो अभी कि मेरे पास सवाल किसी लिए मैं कह रहा हूँ अभी ये ना समझें कि सवाल मेरे पास जवाब मौजूद हैं मुझे मिल गए हैं आपको मिल गए होंगे पहले इन सवालात को अच्छी तरह से अप्रिशिएट करें कि दीज आर रियल क्वेश्चंस ये जब आपने जो सवाल किया है कि क्यों तफरीक है हमारी सलाहियतों में हमारे मौके में क्यों तफरीक है यानी ये तो एक जस्ट जो हमने अभी बात की ऑल नोइंग ऑल वाइज ऑल पावरफुल मर्सीफुल जस्ट क्रिएटर ठीक है जी बैलेंस क्रिएटर है ऐसा बैलेंस क्रिएट कर और आपने सवाल ये उठा दिया कि ये किस तरह का बैलेंस है ये किस तरह की जस्टिस है कि जिसमें हमारे मौके भी डिफरेंट है सलाहियतें भी डिफरेंट हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज भी डिफरेंट हैं करेक्ट सर। गड़बड़ हो गई ना एग्जैक्टली। ये तजर्बे हैं हमारे ठीक है वो डेटा है हमारे पास जिसका हमने पहले जिक्र किया ये डेटा है उस डेटा पे बेस करें तजर्बात में अब हमें तजर्बात को समझना है उसके लिए सवालात उसके लिए हैं वो सवाल बिल्कुल ठीक जगह से पैदा कर लें वंस यू आर डन विद दैट तो फिर हम देखते हैं कि मज़हब उसका क्या जवाब देता है ये वो स्कीम है ये वो ताल्लुक बताएगा कि मेरा अपने रब से क्या ताल्लुक है करेक्ट। ठीक है सर, अभी बाकी पार्टिसिपेंट्स को ले लें, अगर टाइम बचा तो मेरी जो बाकी चीजें वो फिर मैं जी बाद जी में शेयर कर लूंगा। ठीक है, जी। थैंक यू। जी फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम
सर हम बचपन से वो कहानियाँ पढ़ते थे ना, वन गुड डीड डिज़र्व्स अनदर, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर वो नहीं होता। तो हुँ, ये एक सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छा करते हैं और नुकसान होता है या बुरा होता है? जैसे बचपन में जब हम सच बोलते थे, तो अम्मी से डाँट पड़ जाती थी। तो इस तरह के सवाल बचपन में ही उठा करते थे कि अच्छा मैं झूठ बोल बिल्कुल। देती तो शायद इस डाँट से मैं बच जाती। और सर अगर अल्लाह ताला जस्ट हैं तो फिर इतनी वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हैव्स और हैव नॉट्स में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? राइट, और अगर राइट। अल्लाह ताला मर्सीफुल हैं, तो फिर ज़ुल्म क्यों होने दे रहे हैं दुनिया में? अभी ये जो बिल्कुल गाज़ा सही। में हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? और फिर सर हमने बात की थी कि अल्लाह मियाँ ने ये जो इंसान की बॉडी जो बनाई है, कितनी अमेज़िंग बनाई है, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन फिर सर यही बॉडी अपने आप को अटैक कर देती है और ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। तो ये ऐसा ऐसा क्यों होता है? और हम ये बहुत सुनते हैं सर, मकाफ़ात अमल, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आता। हुँ। सर देखने में ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ जस्ट नहीं है। यानी इन एक्सपीरियंसेस से लॉट ऑफ ऑब्वियसली जी, ऑब्वियसली जी सर। यानी मतलब अल्लाह ताला माफ़ नहीं करे, अगर वो जवाब ना मिलता, तो हम इस नतीजे पे पहुँच जाते। ये मतलब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी द फेट ऑफ एवरीवन कि इंसान अच्छा करे या बुरा करे, अच्छा करेगा तो मार खाएगा, बुरा करेगा तो ज़रा थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा। तो फिर तो ये क्लियर है, ये वर्डिक्ट क्लियर होना चाहिए ना? हाँ सर, बस वो कहते हुए ज़रा लगता है राइट, ना। राइट। लेकिन देखिए, और इसको इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस डेटा दैट वी हैव जस्ट प्रेजेंटेड, ये कायनात कैसी है, इसके अंदर बैलेंस कैसा है, इसके अंदर लाइफ फॉर्म्स कैसी हैं, वो लाइफ फॉर्म्स किस मकसद से बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें ये बैकड्रॉप में हैं हमारे पास। जी सर। ठीक है ना? अब ये एक्सपीरियंसेस समझ नहीं आ रहे, तो हक्का फिर बक्का सर इंसान। ये नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, उसमें अच्छे-बुरे, राइट। छोटे-बड़े सारे खत्म हो जाते हैं। पूरी-पूरी ज़िंदगी की इंसान की कमाई होती है और 1 सेकंड के अंदर घर चला गया। और सर यंग अनसर्टेनिटी, डेथ्स। हाँ जी। जिसे और हम सर कहेंगे, हाँ, टोटल और सर अनसर्टेनिटी। यंग डेथ्स, अच्छे-अच्छे भले छोटे बच्चे होते हैं और यंग जवान बच्चे, और पता नहीं चलता, बिल्कुल। डेथ्स हो जाती हैं। तो ये हमारी एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके अंदर सवालात उठते हैं। एब्सोल्युटली, ये और वो क्वेश्चन है जी, दीज आर द क्वेश्चंस, और इनको आपने कोशिश करनी है कि जमा कर लें जी इस सेशन को। अभी जो सवालात लोग उठा रहे हैं, इनको भी दोबारा सुनिए और फिर इनको जमा करके अपने सामने रखिए। कोशिश करें इनको कंबाइन भी करें, ग्रुपिंग करें इनकी। जैसे आपने अभी फरमाया कि हम मुख्तलिफ, अभी जब अदनान ने फरमाया कि हमारी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ, आपने ये फरमाया कि हमारी जो वेल्थ है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बहुत अनजस्ट है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ लोगों के, यानी पीपल से दैट 1% ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली ओन्स 80% ऑफ इट्स वेल्थ। तो ये जो सिचुएशन है, ज़ाहिर है कि इसका मतलब 99% पीपल आर एक्चुअली फाइटिंग ओवर द रिमेनिंग 20%। तो ये जो सिचुएशन है ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। यानी ये असल में देखें तो ये एक ही बात है कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, रिसोर्सेज में आपकी एबिलिटीज़ हैं। अच्छा, इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है। कुछ लोगों को इसलिए अच्छा मिल गया क्योंकि वो किसी घर में पैदा हुए थे, और कुछ लोग इसलिए अच्छा नहीं पा सके क्योंकि वो उस घर में नहीं पैदा हुए थे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो ये वाले सवालात हैं। आई थिंक वी इफ़ वी कैन जस्ट क्लियर आवर माइंड्स एंड से कि ये है, और इसमें ये खौफ नहीं, हम इसको समझना चाहते हैं इसलिए क्योंकि ये वो सवालात हैं जब लोग मेरे से पूछते हैं कि बच्चों को कैसे मज़हब सिखाया जाए, तो बच्चों के दिलों में पहले इस मैच्योरिटी के लेवल पे उनको आने दें कि ये सवालात उनके अंदर पैदा हों, और इन सवालात को पैदा करने में उनकी मदद करें। मज़हब असल जी में सर। इसके बाद वैल्यूएबल बनता है।
जी, सर हम ऐसे बड़े हुए हैं ना कि सवाल नहीं करना। राइट, ये राइट, गलत बात है, सवाल नहीं करते। राइट, तो राइट। इसलिए इसको तो फिर वो अवॉइड ही अंदर किया जाए, जवाब लेते जाए बस। बस अंदर रहते थे ये सवालात। अ, राइट, 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 राइट। बस सर यही मैंने बताना था। थैंक यू जी। थैंक यू। जी, जी शिबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर मैंने जी। जनरली कुछ लिखा है और कुछ स्पेसिफिक भी लिखा है। सर जैसे इस दुनिया में जो आमतौर पे जो ईमानदार लोग होते हैं वो नाकाम हो रहे होते हैं बज़ाहिर, और जो बेईमान होते हैं वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे होते हैं, हुँ, और जो डिजर्विंग होते हैं उनका हक सिफारिश से मारा जाता है, उनको जॉब नहीं मिलती। इसी तरह जो नेकी कर रहे होते हैं आमतौर पे उनको धमकियां दी जाती हैं, बाज़ दफा कत्ल भी कर दिए जाते हैं, और जो इस्लाह कर रहे होते हैं या उनको मुल्क भी छोड़ना पड़ता है, और जो फसाद करने वाले होते हैं वो इस्लाह करने वालों की गद्दियों पर बैठे बैठे नजर आते हैं। और ये बल्कि करीबी, मेरे अपने करीबी लोगों में मैंने देखा है कि ये चीज है ना कि बाज लोग सोने को मट्टी कर देते हैं और बाज मट्टी को सोना करते नजर आते हैं, यानी किसी चीज में भी हाथ डालते हैं तो वो सोना होती चली जाती है, और बाज कुछ भी कर ले वो जो है वो मट्टी हो जाता है, उनका सारा सरमाया लुटता चला जाता है। तो ये भी बिल्कुल मेरे सही। बिल्कुल सामने की करीब की देखी हुई चीज है। और बाज दफा ये होता है कि लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, नौकरी से महरूम रहते हैं और ढूंढते फिरते हैं, उनको नहीं मिलती, और बाजों को जो है वो अच्छी अच्छी पोस्टें मिल जाती हैं। और सर मजलूम लोग जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं, डाके में मारे जाते हैं। अभी कल ही हमारे इलाके में जो है वो वालदैन का अकलौता बच्चा 9th क्लास का हाफिज कुरान, वो डकैती में उसने मजाहमत की तो उसे डाकू गोली मार के चले गए और वो बच्चा खत्म हो गया। अकलौता था अपने माँ बाप का। और इसी हुँ, तरह दुनिया में ये होता है कि बास लोगों के बच्चे नहीं हो रहे थे, और ऐसे लोगों के, खुद मेरी बहन जो मतलब जैसे बचपन से जो छोटी सी थी तब से उसके अंदर इतनी ममता थी कि वो मोहल्ले के बच्चों को घर में ले लेके आना, उनको मुंह धुलाना, उनको तैयार करना, उनके बाल बनाना, इस किस्म की। और फिर जो बड़ी बहन उनके बच्चे हुए तो उनको उनका ख्याल रखना, और वो आ जाए तो बस वो मेरी बहन जो है कि गोद में लेगी, किसी का हक नहीं है कि वो गोद में ले, मतलब इस तरह की दीवानी। खुद उनके अपने बच्चे नहीं, कि क्या उन्होंने नहीं किया होगा उसके लिए, क्या कोशिश नहीं की होगी, लेकिन खुदा एब्सोल्युटली, ने उनको नहीं दी। एब्सोल्युटली। खुदा ने मतलब वो तड़पने, हम बल्कि हम लोग सोचते थे कि फलां को ना देते, उनको तो दे देते अल्लाह ताला। मतलब उसी में मेरे सही। करीबी लोग ऐसे हैं जिनको बच्चों का कोई शौक नहीं था, उनको अल्लाह ताला ने बच्चे दिए। और ये मेरी बहन जो बचपन से तड़प तड़प के, और अभी तक उसका ये हाल है कि खानदान के सारे बच्चों की काउंसलिंग करना, उनको चीजें भेजना, उनको डिस्कस करना उनके साथ उनके मामला। तो मैं सोचती हूँ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि खुदा ने अगर इनको दिए होते तो ये तो कितनी केयरिंग होती, कितनी अच्छी होती बेचारी, लेकिन उनको नहीं अल्लाह ताला ने बच्चे दिए। सब कुछ, सब रहती भी अमेरिका में, ये नहीं है कि कोई आप कहें कि कोई इलाज नहीं हो सकता है या वो, उस सब के बावजूद मतलब सवाल पैदा होते हैं ना कि हैरत होती है। हुँ, और इसी तरह सर दुनिया में इसी वजह से लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि नेकी का तो जमाना ही नहीं है, तो नेकी करोगे तो उसका नुकसान उठाओगे। तो जो रिश्वत ले रहे होते हैं, खुद ये मेरा भाई जो है ऐसी कंपनी में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसी जगह पे उन्होंने जॉब की जहां पर जबरदस्त रिश्वत चलती है। तो वो तो एक पाई भी रिश्वत नहीं लेने वाले थे, तो उनको वहां पर क्या कहा जाता है कि ये पैसे की का एहतराम नहीं करते, जो रिश्वत दी जाती है, ये तो जहन्नमी है। हुँ, हुँ, उनको जहन्नमी कहा जाता है। लेकिन ये कि उसी भाई का मेरे अब्बू के घर में इत्तेफाक से किसी फैमिली गैदरिंग में कोई शादी का फंक्शन था, वो था गन पॉइंट में डाके पे, उसी भाई की बीवी का सारा जेवर और माल जो कुछ भी उनके पास था उसी भाई का सब चला गया डाके। मतलब एक तरफ वो जो है ऑफिस में इस चीज से बच रहे हैं कि हराम ना आए, और दूसरी तरफ से उनकी हलाल कमाई जो है सारी वो डाके में उन्हीं की सिर्फ निकल गई। बाकी लोगों का इधर उधर था तो इतना नहीं पता चल सका, उनका निकल गया, लेकिन वो उसी अभी भी उसी जगह पे है। एक पाई भी, जाहिर है कि वो खुदा की मोहब्बत में, और वो कभी भी रिश्वत की तरफ नहीं है, शायद खुदा की तरफ से इम्तिहान था कि अब क्या करता है। तो लेकिन वो अपनी सच्चाई पे उसी तरह कायम है। और इसी तरह मेरे एक जानने वाले जो है वो एक पोस्ट पर काम करते
थे और बहुत मतलब अच्छी पोस्ट थी उनकी। और तो फिर क्या हुआ कि वो प्राइवेट बिजनेस था कि वहाँ के बॉस के बहुत ही मतलब ये करीबी और बहुत हेल्पफुल और बहुत जिसको कहते हैं डेडिकेटेड थे। तो फिर जब उनकी बेटी बिजनेस में शरीक हुई तो उसने इनको कुछ घपला करने के लिए कहा, तो इन्होंने ये इनकार कर दिया। इन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो उसने फिर अपने बाप के साथ मिलके इनकी नौकरी खत्म करवा दी, यानी जिनके वो सारी जिंदगी जिनके साथ वो ईमानदारी से काम करते रहे। और फिर क्या हुआ कि उनको सदमे से हार्ट अटैक हो गया, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया, सारी फैसिलिटीज उनसे ले ली गई और बस वो सारी जिंदगी फिर मतलब ये कि फिर ठीक हो गए, लेकिन सदमे से जो है उनको हार्ट अटैक हो गया। तो यानी जमीर की आवाज जो फॉलो करने वाले हैं वो बज़ाहिर नाकाम नजर आते हैं, इनका मजाक उड़ाया जाता है। ये ये आपने जो मुख्तलिफ वाक़यात जो जमा किए हैं ये बड़े अच्छे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट। आपने कोशिश करनी है कि इनसे उसूली सवाल निकालें, ठीक है, अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस से। इनसे मिसाल के तौर पर यानी ज़िंदगी की सक्सेस, ज़िंदगी में क्या फेलियर्स हैं, जो सक्सेसेस हैं, इनका ताल्लुक असल में किसी मोरालिटी से नहीं है। जी जी ठीक है जी, यानी एक मॉरल आदमी सक्सेसफुल होगा या एक इमॉरल आदमी सक्सेसफुल होगा, इससे नहीं है। अच्छा, क्या एफर्ट से है? जो ज़्यादा मेहनती होगा वो ज़्यादा ले जाएगा, ये ताल्लुक आपको नज़र आता है दुनिया में? अच्छा, ये देखिए, ये हैं वो जो वैक्यूम है। नहीं होता। मैं असल में ये कह रहा हूँ, इसमें हमें वाक़यात तो हज़ारों मिल जाएंगे, ठीक है ना। यानी वाक़यात तो असल में उन वाक़यात से कोशिश करनी है कि उसूल निकालें। जी सर। यानी एफर्ट और रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक है या नहीं है। एफर्ट ज़रूरी है, सब कहते हैं इस जिस तरह से मोरालिटी पे अमल करना ज़रूरी है, एफर्ट भी ज़रूरी है, लेकिन एफर्ट तो ज़रूरी है, लेकिन वही उसका नतीजा जो है वो ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है, जब वही निकले। बिल्कुल। तो ये असल में ये है वो जो आपको ये एक नौयत की वैक्यूम्स है ना ये, यानी आपको वो खालिक जिसके बारे में आप ही कह रहे हैं कि ऑल नोइंग है, ऑल पर्पस, ऑल वाइज है, ऑल माइटी है, उसके बारे में आप ही कह रहे हैं ऑल जस्ट है, फेयर है। ये सारी चीज़ें आपने उससे उसकी क्रिएशन से निकाल दी और फिर सवाल ये पैदा हो गया कि ये तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, थिंग्स आर जस्ट गोइंग रैंडम। जी सर, तो जैसे गांधी साहब जो है उनको वो मुल्क बदर एक तरह से बेचारे हो गए हैं, और उनकी ऑनलाइन क्लास में भी सिर्फ मैक्सिमम 100 लोग होते हैं, लेकिन उधर ही दूसरी तरफ एक ड्रामा चल रहा होता है तो उसमें मिलियंस लोग ड्रामे देख रहे होते हैं, तो उस पर भी बड़ा दुख हो रहा होता है। बज़ाहिर कि जावेद साहब को लोगों के इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए ना, वो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे। जो अगर आपने ऑडियंस गिननी है तो फिर ऑडियंस के लिए तो आपको वो देना चाहिए ना जो ऑडियंस चाहती है। जो असल में मैं आपसे अर्ज करूं, जिंदगी में देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि इनकी डिमांड है, इसलिए की जाती है कि हम असल में डिमांड चेंज करने वाले बने। जी, तो सर वो बड़ा ही दुख हो रहा होता है कि मैक्सिमम 70 नहीं, दुख की क्या बात है, ये तो अल्लाह ताला की बात है। हो रहा होता है कि लोग क्यों मतलब कदर क्यों नहीं कर रहे, मतलब एक ऐसे शख्स की नहीं 100 जानी चाहिए। 100 लोग कदर कर रहे हैं ना। तो करने लगा वो तो बहुत कम लग रहे होते हैं ना 100। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि ज़ाहिर है कि जो अंबिया थे नफरी मसला नहीं है ना। अंबिया अगर नफरी मसला होती तो अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों ने ये कहा कि अक्सर लोग जो हैं वो फसाद मचाएंगे और कुरेजी करेंगे, तो अल्लाह ताला को स्कीम ड्रॉप कर देनी चाहिए थी। जी नहीं, उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा जितने भी होंगे कम भी होंगे तो कुछ बस काफी है। और सर वही ये जो लिसानी, मजहबी और नस्ली मामलात में लोगों को तकसीम कर रहे होते हैं लोग, वो कितने इज्जतदार होते हैं और जो इनके हक में होते हैं उनको उनकी कोई अहमियत नहीं होती। फिर वही सैलाबों, जलजले और जंगों में लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। राइट। तो लोग फिर कहने वाले ये कहने लगते हैं कि कोई खुदा ही नहीं है, खुदा होता तो इतना जुल्म ना होता। तो सवाल पैदा होना चाहिए ना, मतलब अगर आप इसी जगह पर खड़े होकर ये जो बात है कि जुल्म को रोकना तो एक अलग चीज़ है, वो मतलब नेचुरल डिजास्टर तो किसी के करने से नहीं आया, जलजला जो आया वो मेरी वजह से तो नहीं आया, जुल्म जालिम की वजह से तो नहीं आया।
यहाँ पर तो असल में एक मौत का कारखाना खोल दिया गया है। ये सवाल पैदा हो जाना चाहिए ना। These are important सर questions. पर्सनली बिल्कुल सर, और मेरा जरा पर्सनल मामला ये है कि मेरी बेटी जो है वो बचपन से बहुत तेज, ज़हीन और मतलब कि स्कूल में शुरू की क्लासों में खुद ही पढ़ाई करके पोजीशंस लेने वाली थी। फिर जैसे ही हाई स्कूल में आई तो आके कहती है कि ये तो इतना भारी कोर्स है, इतना कोर्स है, ये कोई इंसानों को पढ़ाते हैं, ये तो गधों की तरह बच्चों के ऊपर बैग लादते हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आता था और वो कहती थी कि ये टीचर्स मेरे सवालों के जवाब ही नहीं देती हैं। जब मैं सवाल करती हूँ तो ये मुझे डांटती हैं और मुझे जवाब नहीं देती। पहले कहती हैं कि कर लें सवाल, फिर उसके बाद इसको इतना गुस्सा आने लगा कि इसने कहा इतना मैं तो इतना कोर्स कभी ना पढूं, मैं तो याद ही नहीं करूंगी, थोड़ा कोर्स होना चाहिए। और फिर इसने जो है वो जानबूझ के फेल होना शुरू कर दिया। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो एजुकेशन का बैकग्राउंड है उनका और ये भी इतनी ज़हीन है तो ये तो बड़ा एक्सेल करेगी, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट कि उसने जो है वो जब उसके पास सख्ती स्कूल से भी हुई, थोड़ी सी मेरे हस्बैंड ने भी की कि नहीं तुम पढ़ाई करो, तो उसने क्या करना शुरू किया कि इम्तिहान में जो है पेपर गाली देने शुरू कर दिए टीचर को गुस्से में कि नहीं मैंने करना ही नहीं है, मैं क्यों करूं, इतना बोझ क्यों लूं। तो मुझे इस पे हैरत होती थी कि ज़हीन भी है, कर भी सकती है, और मेरे हस्बैंड जिनको मैं सोचती थी कि वो करा लेंगे, कोई मसला नहीं होगा, वो भी नहीं इसको करा सके। और इसने जो है वो स्कूल, उन्होंने फिर स्कूल से इसको निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो ऐसे नहीं रखते, ये तो इस तरह की है। तो हालांकि मैं उनसे कहती थी बहुत ज़हीन है, या आप थोड़ा सा इसको काउंसलिंग कुछ करें ये वो, लेकिन वो तो जाहिर है कि उन्हें तो अपने रिजल्ट से और उससे था। तो ये मतलब जो भी इसको जानता है, इसकी बातचीत सुनता है, सब कहते हैं बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन है। वो कहती है मुझे इस सिस्टम में रहना ही नहीं, स्कूल छोड़ दिया। फिर बड़ी मुश्किल से पता नहीं खींच ताल के किस तरह मेरे हस्बैंड जो है उसको फिर स्ट्रीम लाइन में वापस लाए, तो अब जो है BS इंग्लिश कर रही है। मतलब एक बहुत अरसे तक उसने अपनी चलाई कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, इस निज़ाम तालीम में मुझे पढ़ना ही नहीं है, यहाँ बोझ डालते हैं सवालों के जवाब नहीं देते, ये सिस्टम है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें कहाँ से लाके दूं ये और सिस्टम, हम तो यही रहते हैं ना पाकिस्तान में, तुम्हें तो इसी में पढ़ना है। तो बड़ा अरसा इसने बहुत वो किया। तो मैं सोचती थी कि जितना जैसी है ये क्या से क्या कर जाएगी, लेकिन इसको फिर भी जाहिर है कि मजबूरन मेरे मियाँ ने खींच तान के इसको इसी तरह किसी तरह इस पे खड़ा किया, तो अब बेचारी BS इंग्लिश कर रही है, अब जरा कुछ सेट है। मतलब अब उसने अपनी बगावत खत्म की है थोड़ी सी। सर ये मैं सोचती थी कि इतनी लायक, इतनी ज़हीन ये लड़की जो है ऐसे, मतलब अपनी मर्जी करनी, मुझे अपनी मर्जी, मुझे किसी की नहीं सुननी। तो उस पे हैरत होती थी कि ये क्या चीज है। और इससे कम बाकी वाले जो बच्चे है जो वो है वो जरा सी ठीक है, मेहनत करके, जी वो बेचारे ऐसे ही हैं। मतलब नहीं कि इंटेलिजेंट वो लोग जो आमतौर कहो पर कर, रिबेलियस ही होने चाहिए इस सोसाइटी में। जी। तो प्रॉब्लम इसको यही है। वो मेरे कजन्स वगैरह कहते थे कि ये तो स्कूल से निकालने जाने वाले तो वो एडिसन होते हैं और वो न्यूटन और इस टाइप के लोग, तो ये ऐसे ही कुछ करेगी। ये असल में वही बात है, प्रॉब्लम ये है कि जनरलाइज नहीं करना चाहिए। यानी स्कूल से बाज़ लोग इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये करने नहीं दे रहे। वो तो एडिसन और स्टीव जॉब्स ही होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह होते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा, तो वो तो फिर अपना दिल ढूंढेंगे पहले, इसके बाद कुछ बनेंगे। लेकिन आई थिंक ये तो दिस सीम्स टू बी अपेरेंटली, मैं तो पूरा डेटा नहीं है मेरे पास, अपेरेंटली इट सीम्स टू बी अ केस ऑफ रिबेलियन। यस, मैंने जिंदगी आपसे में जो करवाई थी ओबीडियंस का जो बात एक कल्चर दफा है। आपसे ना, जी, एक दफा मैंने आपको इससे बात भी कराई थी जूम पर, मैंने इससे मीटिंग भी आपके साथ कराई थी, आपको शायद याद ना हो। राइट। तो ये जो ओबीडियंस का कल्चर है ना जी, इसके दो रिस्पॉन्सेज हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, एक है कंप्लायंस और एक है रिबेलियन। रिबेलियन, और दोनों ही गलत हैं। आप अगर कंप्लायंस को अच्छा समझते दोनों हैं ही तो वो ज़्यादा खतरनाक है। जी जी जनाब। जी अख्तर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, मेरे जेब में एक बात आ रही थी कि मतलब जब जितने ये सवालात इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत से सवालात हैं, तो ये सवालात सब एक सवाल है कि क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब ये कि ये इम्तिहान गाह ही क्यों है, यानी कि दुनिया एक इम्तिहान है, तो ये इम्तिहान क्यों है अगर हम मजहब को साइड पर रखें।
तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इटसेल्फ ये सारा सवाल जो हमारे सामने आए हुए हैं, तो ये एक इम्तिहान ही लगता है। तो ये इम्तिहान ही क्यों? नहीं, असल में मज़हब को साइड पे रखें तो फिर ये इम्तिहान भी कैसे लगता है? ये इसको कैसे नहीं हम मतलब कि डिटरमिन करेंगे? नहीं, जैसे अभी पीछे कॉलर ने कहा कि कॉलेज जाना है, पढ़ना है, इम्तिहान ही है ना सब कुछ। मतलब ये कि आपने नहीं, ये वो तो किया, हमने अब ह्यूमन सिस्टम्स है ना, ह्यूमन सिस्टम्स आप इम्तिहान के बगैर बना दें, बनाए भी हुए हैं लोगों ने, लेकिन इतने सवालात असेसमेंट्स। ऑटोमेटिकली ज़हन में आना, तो ये लगता है ना कि ये इम्तिहान ही हो रहा है हमारा। मतलब जितने नहीं, ज़हन में हमारे ये क्यों इम्तिहान आ ज़हन रहे में हैं। आता है? कैसे? इसकी क्या इस्तदलाल है इस ज़हन में आने का? मतलब अगर जब इंसान के ज़हन में सवाल आ रहे हैं, कहीं से जनरेट हो रहे हैं ना कोई तो सोच है ना, आपके ज़मीर है, कुछ भी कह लें उसको, नहीं, तो आपको वाक़यात हैं। इम्तिहान में डाल रहा है ना। मेरे सामने एक वाक़या हो रहा है कि मेरे सामने 2 ज़िंदगियाँ हैं। एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, एक बड़ी घटिया तरह से एक आदमी जो है बिल्कुल किसी भी मोरालिटी का ख़्याल नहीं रख रहा, और मैं देख रहा हूँ कि दोनों के साथ मामला एक ही तरह से हो रहा है। ये इससे मैं इस नतीजे पे कैसे पहुँच गया हूँ कि ये इम्तिहान है? इम्तिहान होना तो मेरी अकल ने फ़ैसला नहीं करना। मेरी अकल तो वो बताएगी ना कि ये मेरे लेट्स से इन्फ्रेंसेस में, मिसाल के तौर पर इम्तिहान होने के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ऐसा हो, मे बी दिस इज द वे इट इज। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो मज़हब को नहीं मानते, या जो मतलब उस साइड पे नहीं है, तो उनको ये फ़ील नहीं होता कि हम किसी एग्ज़ाम में, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर होता है तो क्यों होता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल मुझे असल में लगता ये है। उनको होता होगा ना कि क्या किस मुसीबत में फंस गए हैं। कोई बहुत ये सारी होता इकट्ठी होगा, कर लेते हैं। ये होता होगा। यानी जिस वक़्त आपको मज़हब आके ये बताता है कि ये असल में इसलिए बनाया गया है, ये मौत और हयात का कारखाना, मौत और हयात को तख्लीक किया, यानी मौत को क्रिएट किया है, ठीक है? हयात को क्रिएट किया है फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग हु अमंग्स्ट यू इज़ द बेस्ट। ये असल में मज़हब की इत्तला है हमारे लिए। इसके बाद मैं मानता हूँ, वरना मेरे पास तो असल में ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते थे कि इसके अंदर शायद ये इम्तिहान हो और शायद ये अंधेर नगरी है। नहीं तो फिर क्यों जो है लोग मतलब मैं ये सवाल ही कर रहा हूँ कि जो लोग होते हैं वो तंग आए थे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी वजह से तंग आए थे, यार ये तो बहुत मुश्किल एक सिचुएशन में फंस गए हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। राइट, राइट। तो ये एक देखिए, किस्म का तो ये बिल्कुल ठीक है ना ये बात। यानी उनके कुछ जी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं, मीनिंगलेसनेस है जो डिप्रेशन में ले जाती है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, जी यानी ये मैंने इतनी मेहनत की और कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा। मैं हर चीज़ में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे साथ एक साथी हैं जो मुझे कहते हैं कि मैंने इतनी दफ़ा ये मेहनत करके इम्तिहान दिया, मैं फिर हर दफ़ा फेल हो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्यों हो रहा है? यानी जो मीनिंगलेसनेस है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये इम्तिहान है, तो इम्तिहान तो खुद एक मीनिंगफुल चीज़ हो जाती है ना, कि फिर मेरा इम्तिहान ये है, और उस इम्तिहान की गायत भी बता दी है। अब वो ये बात कि वो उस इम्तिहान के नतीजे में सिलेक्टेड सोल्स के साथ क्या होना है ये नहीं बताया, इसलिए मुझे नहीं पता। आपको ऐसे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली वो इस चीज को समझते हैं कि यार ये इम्तिहान हो रहा है, लेकिन हम उसको मतलब हमसे मतलब वही बात है कि जवाब नहीं है हमारे पास कुछ भी, नहीं, वो जवाब नहीं है। ये अगर वो ये समझ लेते हैं कि इम्तिहान हो रहा है, तो मैं असल में मेरा सवाल जो बड़ा सादा सा ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि वो समझ लेते हैं, तो वो किस तरह समझते हैं? क्योंकि सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना। नहीं, क्या सिचुएशन सिचुएशन से गुजर एक रहे इम्तिहान है। हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी है, बाय चांस वजूद में आ गई है, रैंडमली कुछ लोगों के नताइज निकल रहे हैं, कुछ के नहीं निकल रहे हैं। इम्तिहान क्या है इसमें? इम्तिहान ये है कि जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि चीजें जाएं, वैसे नहीं जा रही नहीं, प्रैक्टिकली। मैं इसको इम्तिहान नहीं कहते। अच्छा चीज़ें नहीं जा रही जिस तरह मैं चाहता हूँ, इससे लाजमन इम्तिहान नहीं होता। इम्तिहान तो इम्तिहान लेने वाले ने बताया है कि मैं ले रहा हूँ, इससे पता चला है। यानी ये मेरे इन्फ्रेंस नहीं है। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि इन्फ्रेंस तो किसी चीज़ की बेसिस पे होती है ना। वो क्या है बेसिस? आप ये कहते हैं कि नतीजा नहीं निकल रहा, तो नतीजा नहीं निकल रहा। मैं मतलब इससे
अकल का ये तकाजा कैसे बन गया, रैशनली इसको कैसे डिराइव करेंगे कि अगर नतीजा नहीं निकल रहा तो ये इम्तिहान होता है? ये है सवाल। सही। जी। जो जो ये बात है कि ये इम्तिहान है और दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इसकी वजह ही कि मज़ाहिब जनरली इस जगह पे पहुंचे हैं। मज़ाहिब मतलब जाहिर है मज़हब ये जो बात है, यानी जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं वो तो क्लियरली इसी जगह पे खड़े हैं ना। बाकी जो सेजेस के रिलीजन्स हैं वो मुतासिर भी होते हैं, वो तो सेजेस के रिलीजन्स हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उस जगह पहुंचते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो असल में जन्म दर जन्म है, आपने अपने आप को प्योरीफाई करना है। फर्स्ट केस इस मिसाल को कैसे लेंगे? फर्स्ट केस जो मतलब जो लोग आर्मी में होते हैं और नहीं। आर्मी में उनको जब भेज दिया जाता है तो उनमें अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनको जो हुक्म दिया जाता है वो वही करते हैं। अब Right. बाज़ औक़ात वो बेकसूर लोगों को भी मार देते हैं और उनको ठीक है। पता होता है कि ये बेकसूर है। उसके बाद वो ज़ाहिर है कि जो उस सिचुएशन होती है वो ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको ये लग रहा होता है कि ये एक किस्म के हम एक टेस्ट में मुब्तला कर दिए गए हैं, यानी कि और वो टेस्ट जो उनको जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक नहीं आ रहा, नीचे इनके जो वो चाह रहे हैं वो वैसे नहीं हो रहा, तो उसे नहीं, तंग आ आप ये जाते कह रहे हैं कि लेट से, अगर मैं आपकी बात समझने के लिए ये पूछ रहा हूँ। आप ये फरमा रहे हैं कि मैं लेट से एक आर्मी अफसर हूँ और मुझे ये कहा गया कि इस आदमी को कत्ल कर दो, तो अब मेरे जी। अंदर की आवाज़ और बाहर का हुक्म ये मेरे लिए एक टेस्ट बन गया है, यानी मेरे अपने लिए एक अजीब किस्म की वो बन गई है, क्या अंदर का झगड़ा, ठीक, और इसको मैं टेस्ट कह रहा हूँ। इज दिस व्हाट वी मीन बाय टेस्ट? हाँ जी, टेस्ट ही ये होता है ना। ये है मतलब आपका टेस्ट का। फिर ये वो जी। उसका मतलब फिर वो टेस्ट है ही नहीं कि जिसको हम कह रहे हैं कि जिंदगी एक टेस्ट है, फिर ये मतलब अगर ही नहीं मजहब है। को निकाल दें, अगर मजहब को निकाल दें अगर मजहब को निकाल दें तो फिर ये टेस्ट डिटरमिन कैसे किया, उसकी पता ठीक है। चल। देखिए ये तो एक टेस्ट समझ में आती है, ये जब आप ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी को मेरे ख्याल में वो बात ठीक नहीं है जो मुझे हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन मुझे अगर मैंने ना माना तो मैं मेरी जॉब से मुझे फारिग कर दिया जाएगा, तो ये मेरी एक मुश्किल में पड़ गया हूँ मैं, इसको मैं मेटाफोरिकली टेस्ट कह रहा हूँ। फिर मेटाफोरिकली, ये रियल टेस्ट नहीं है, ये मेरे अंदर की मुश्किल को मेरा बयान का तरीका है। लेकिन ये जिस वक्त हम ये कहते हैं लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो ये तो असल में पूरे का पूरा एक स्कीम है, और इस स्कीम को सामने रख, क्योंकि मैं आपसे ये अर्ज करूं वेरी ऑनेस्टली, मैं आपको बताता हूं, ये मैं पहले भी एक दफ़ा कहीं पे जिक्र किया है, मेरे ख्याल में इस वक्त की जो नफ्सियात की स्टडी है उसमें जो एक बहुत बड़ा खला है वो असल में मीनिंग क्रिएट नहीं करने दे रही। यानी हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ है ना, इस सेक्युलर स्टडी के साथ ही इंसान के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसको ख़त्म किया जाए। मेरे ख्याल में असल में इसका जवाब बुनियादी तौर पर मज़हब के नतीजे में मीनिंग मिलता है, अदरवाइज़ मिलता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि कोई है ही नहीं, समझ ही नहीं आता, ये मीनिंगलेसनेस है पूरी की पूरी। मेरे लिए तो असल में मज़हब की सारी अट्रैक्शन इसमें है कि ये है जो मुझे बामकसद बना देती है। अगर इसके बगैर बामकसद बन जाए ज़िंदगी मेरे लिए, तो फिर मेरे ख्याल में मज़हब वाकई एक क्वेश्चनेबल चीज़ बन जाती है। अच्छा, यहाँ मेक सेंस, यहाँ वो मीनिंगलेस हो, ठीक है, बात मुझे क्लियर है जी। ये वो टेस्ट है जो बामकसद बना देता है इस मुश्किल से गुजरना। अगर इस मुश्किल से गुजर कर आइंदा कोई फ़ायदा होना है, मर जाना है, हो सकता है कल ही मर जाऊं, हो सकता है ये अभी कोई चीज़ ऊपर से गिरे और मर जाऊं, लेकिन ये जो कुछ मेरी मुश्किल होगी, जो कुछ मेरी मुश्किल है, इससे गुजर कर मैं एक बामकसद जगह पहुंचूंगा। दिस मेक्स इट ऑल मीनिंगफुल जी, फॉर मी। जी जी, मेक सेंस जी। ठीक है जी, ये हमारे कुछ सवालात हैं, आपने कोशिश ये करनी है जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वाक़यात आपके सामने बहुत सारे आएंगे, आपने उन वाक़यात से कोशिश करें डिराइव करने की। मिसाल के तौर पर आपने देखा दो लोग हैं, एक बहुत बेईमान है, एक बहुत ईमानदार है, उन दोनों के मामलात जो हैं, कभी किसी का नुकसान हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है, यानी ये आपने देखा, तो आपने इससे जो उसूल निकाल लिया वो ये है कि एक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की ईमानदारी का उसके ज़िंदगी के नताइज में कोई दखल नहीं है।
यानी अगर आप इस ज़िंदगी को इस जगह तक महदूद कर दें, ये जो पैदाइश से मौत तक है, तो फिर उसका कोई दखल नहीं है। We might live a very, very pious life and die a very stupid death. A very, I mean, मुश्किल डेथ में पड़ जाए, और we might live the most impious life and हो सकता है हमारा मकबरा बना दिया जाए उसके बाद, इतनी इज्जत मिल जाए। इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। ये सवाल पैदा हो जाता है, ये सवाल पैदा हो जाता है कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ अपने फ्यूचर को सर्टेन करने की, मेरा फ्यूचर टोटली अनसर्टेन है, टोटली। यानी मैंने बेईमानियां कर करके खजाने भर दिए अपनी औलाद के लिए, और औलाद की ज़िंदगी की मैं कोई गारंटी नहीं लेके आया। ये है सिचुएशन मेरी ज़िंदगी की। ये दीज आर द, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको बजाय से कि हम इंडिविजुअल इवेंट्स से निकालें, कोशिश करें कि उनसे कुछ उसूल निकाल कर तो उसको बयान करें। मैं भी कोशिश करूंगा जी इंशाल्लाह। एंड देन लेट्स अप्रोच दिस होल स्टडी। ये सवालात हैं और मज़हब इनके बारे में क्या कहता है फिर, और उसके नतीजे में हमें ये पता चलेगा कि हमारा अपने रब के साथ, अपने खालिक के साथ ताल्लुक़ है क्या। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह यहाँ पे हम आज के लिए रोक देते हैं, अगले हफ्ते इधर से ही कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।